हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आइए आज की क्लास शुरू करें। आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी। सर ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, कैसे होती है, सबके बारे में डिस्कशन होगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी को समझना है तो पहले पॉलिसी को समझो। क्या होता है पॉलिसी? जब भी हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं जो हमको बार बार करना है, लंबे समय तक करना है, तो उस काम के पीछे पहले हम देखते हैं हमारे गोल क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम किन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, किन सिद्धांतों पे चलेंगे। उसके बाद उन सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए, उन सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए हम किन मेथड्स को फॉलो करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो यहां पे दो बातें आ गई। पहली कौन सी? एक तो आ गया प्रिंसिपल, सिद्धांत। दूसरा क्या आ गया? मेथड, प्रोसीजर। तो अगर मैं इन प्रिंसिपल्स को और इन सिद्धांतों को और प्रिंसिपल्स को और इन प्रोसीजर्स को, मेथड्स को अगर मिला दूं तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एक्चुअली इज नोन एज द पॉलिसी। अब बात आती है कि सर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है। तो भाई हर एक देश, हर एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल्स होने जरूरी हैं। हर कोई अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करता है। हर कंट्री एक अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। हर कंट्री का अपना एक अलग कल्चर होता है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, और खासकर क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा डिस्कशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो हर एक कंट्री के अंदर गवर्नेंस के लिए, उस कंट्री को ठीक से चलाने के लिए, शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, डेवलपमेंट होती रहे, लोग तरक्की करते रहे, उसके लिए कोई ना कोई तो तरीके होने जरूरी हैं। तो यहीं पर जब सरकार अपने कुछ सिद्धांतों को और अपनी मेथड्स को, जो कि प्रॉपर गवर्नेंस के लिए, कंट्रीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्त गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी को ही कई बार हम लोग पब्लिक पॉलिसी के नाम से ही पुकारते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस चैप्टर के अंदर दोस्त हम डिटेल में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे तो हम इंडिया के अंदर जो आज तक गवर्नमेंट की पॉलिसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट से रिलेटेड बनी है, उन अलग अलग पॉलिसीज का एसेंस क्या था, क्यों बनी थी वो सारी अलग अलग पॉलिसीज। उसके बाद मेजर जो चेंजेस आया था इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, वो आया था 1991 में। एप्लीकेबल होते होते 1992 आ गया था। तो 1991 में जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए थे वो क्या क्या थे, उनके ऊपर हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। इसके लिए, इसके अलावा देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी तरीके से जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, उन पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। तो इतना चैप्टर हमने इसके अंदर कवर करना है। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है। मुश्किल से 2 लेक्चर इसके अंदर लगेंगे। है सर, 2 लेक्चर लग जाएंगे। अब दोस्त थोड़ी तो इज्जत करो हिस्ट्री की। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस मैं चालू करूं और किस्सा खत्म कर दूं। हाँ, मैं एकदम दोस्त ठीक हूं। आप लोग कैसे हैं? सर हम लोग भी एकदम बढ़िया। तो आइए आज की क्लास शुरू करें। मैंने एक आउटलाइन बता दी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक? यस सर, ठीक है एकदम। आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्त, जैसे कि मैंने पहले कहा था डिस्कशन में, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट पॉलिसी को ही डिस्कस करेंगे। अब इंडिया के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी बनी कैसे? तो इंडिया के अंदर सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क क्या था। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का मतलब यहां पर यह है कि सदियों से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, सदियों से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं। तो ये पास्ट से रिलेटेड जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज आती गई और आ रही हैं, ये थी क्या? अगर हम अपने इंडियन माइथोलॉजी को या शास्त्रों को या अपने धर्म ग्रंथों को या ग्रंथों को पलटा के देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी का जिक्र मिलता है अर्थशास्त्र के अंदर। हमारे एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, इकोनॉमिक गुरु कह लो, इंटेलेक्चुअल गुरु कह लो, पॉलिटिशियन गुरु कह लो, कैसे भी कह लो, जिनका नाम हुआ करता था चाणक्य। ठीक? तो हमारे एक बड़े इंटेलेक्चुअल गुरु थे, गुरु चाणक्य। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का जिक्र किया गया है। मतलब इनफैक्ट उन्होंने उस जमाने में उस बुक के अंदर गवर्नमेंट को किस तरीके से, सरकारों को, राजाओं को किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और उस टैक्स के पैसे को सरकार किस तरीके से खर्च करे, राजा महाराजा अपने शासन काल में किस तरीके से खर्च करें, उसकी बात की गई है। उस पूरी बुक के अंदर एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आई थी, जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करता हूं, कि सरकार जब कभी लोगों से टैक्स ले तो टैक्स लेते समय उसका रवैया ऐसा होना चाहिए जैसे कि
सूरज की गर्मी से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, लोगों को दिखता नहीं है लेकिन फिर भी भाप बन के पानी उड़ता रहता है। गवर्नमेंट को भी टैक्स इसी तरीके से कलेक्ट करना चाहिए कि लोगों को पता ना चले कि हम टैक्स दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इतना लो कि सबकी जेब पे भारी भी ना पड़े, उनको महंगा भी ना पड़े और अल्टीमेटली सरकार को अपने लिए सफिशिएंट रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। लेकिन पैसा कैसे सरकार को अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि जैसे बारिश का पानी आता है और लोगों को बारिश का पानी दिखाई देता है और उस तरीके से लोग अपने बारिश के पानी को यूज करके बेनिफिट लेते हैं, तो सरकार को इसी तरीके से टैक्स के पैसे को अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि सबको उसका इक्वल बेनिफिट मिल सके। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री के अंदर अगले जो राजा थे वो थे अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट ने भी कई अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी अपनी गवर्नेंस के लिए। मेन पॉलिसीज उनकी पीस और हार्मोनी से रिलेटेड थी। और थोड़ा आगे चलते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी की बात होती है, गुप्ता वंशज की बात होती है। गुप्ता वंशों ने इंडिया के अंदर शासनकाल किया और इंडिया में कहीं ना कहीं इसको एक गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय में कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, टैक्सेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड और खासकर युद्धों से रिलेटेड, युद्ध के लिए कितना सफिशिएंट फंड होना चाहिए, किस तरीके से युद्ध नीति बनना चाहिए, वॉरफेयर के लिए गुप्ता डायनेस्टी के समय बहुत सारी अलग अलग गवर्नेंस के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनी थी। इसलिए कहीं ना, और गुप्ता डायनेस्टी के समय इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए इंडिया में गुप्ता एम्पायर को हम लोग गोल्डन पीरियड के नाम से पुकारते हैं। तो यहां पर भी शासन काल में या उनके रूरल टाइम पे गवर्नेंस के लिए कई अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनी। और थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर थोड़ा सा जब हमारे कंट्री में मुगल शासक आ गए, जब मुगल शासकों ने हमारी कंट्री के ऊपर राज करना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर भी एक मुगल शासक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, इनके ऊपर इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। शायद वो मूवी के अंदर किसने तो रोल किया था, वो जो दीपिका पादुकोण की हस्बैंड है, क्या नाम है, मुझे तो रणवीर सिंह पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने भी काम किया था। हाँ, तो इन्होंने भी कई इकोनॉमिक पॉलिसीज या गवर्नेंस के लिए कुछ पॉलिसी बनाई थी। लेकिन इनकी पॉलिसीज के अंदर सबसे फेमस पॉलिसी जो थी वो थी स्ट्रिंजेंट टैक्स सिस्टम। इन्होंने बड़ा कड़ाई से एक टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया था। इनफैक्ट तो उन्होंने एक ऐसा भी टैक्स एप्लीकेबल किया था जहां पर हिंदू जब कभी अपने धर्म स्थानों पे जाते थे दर्शन करने के लिए, पिलग्रिमेज पे जाते थे, तो जब भी कोई हिंदू अपने धर्म स्थानों पे जाएगा दर्शन करने के लिए तो उससे उसका टैक्स अलग से लिया जाएगा। ऐसे कई अलग अलग तरीके के इन्होंने टैक्स इंप्लीमेंट किए थे। सही थे या गलत थे इस पे आप और मैं बहस नहीं करना चाहते, हम तो बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग गवर्नेंस के लिए पॉलिसीज एप्लीकेबल की थी। और थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे इंडिया में सबसे फेमस जो मुगल शासक हुए थे वो थे अकबर। अकबर द ग्रेट ने अपने गवर्नेंस के लिए कई अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म। उनके दरबार के अंदर एक मंत्री हुआ करते थे टोडरमल। टोडरमल के साथ मिलके लैंड रिफॉर्म मतलब किसान जो है एक्चुअली खेती कर रहा है उस तक उसको भी उसका जमीन का हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी जमीन समझ के उसके ऊपर खेती किसानी करे, ज्यादा अच्छी फसल पैदावार करे, आउटपुट ज्यादा निकाले। इस तरीके से उन्होंने कई लैंड रिफॉर्म के लिए बात की थी। खासकर अकबर के जमाने में कंट्री के अलग अलग एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज को या इरिगेशन सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्टॉल किया गया था ताकि पानी की कमी के कारण कभी इंडिया के अंदर सूखा ना पड़े। इसके बाद और अगर मैं आगे चलूं तो दोस्त इतना तो हो गया हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात आती है पॉलिसी की। तो पॉलिसी का मतलब क्या? पॉलिसी का मतलब जैसे मैंने आपके पहले भी समझाया था, द पॉलिसी दैट मीन्स इट इज द कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज द प्रिंसिपल। आप किन सिद्धांतों पे काम करते हैं, आप किन एक्शंस को अडॉप्ट करते हैं और आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके काम करने का रवैया क्या है, दैट एक्चुअली इज द कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज पॉलिसी। और जब कभी गवर्नमेंट सरकारें अपने आप को चलाने के लिए कंट्री के अंदर गवर्नेंस के लिए इस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज बनाना शुरू करें, सरकार के पास में अलग अलग एरिया, अलग अलग रीजन से अलग अलग खबरें आती हैं, हर जगह का स्ट्रक्चर कैसा है सरकार को ये पता चलता है। सरकार फिर ये देखती है कि किसके अंदर कहां कहां क्या क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना सकती है। कई बार गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए अलग अलग पॉलिसी बना सकती है।
तो यहां पर अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड, अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड गवर्नमेंट की अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसीज आती रहती हैं। तो ये कुल मिला के गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं कि गवर्नमेंट आगे आने वाले समय में किस तरीके से काम करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या करेगी और गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी। एक्चुअली इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं यह बताती है कि सरकार आगे क्या करने वाली है, सरकार आगे क्या करेगी और सरकार आगे क्या नहीं करेगी। दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या? तो दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसी को अगर देखना हो तो गवर्नमेंट पॉलिसी कुल मिला के गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए, उन गोल्स को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, गवर्नमेंट की मेथड्स क्या होगी, गवर्नमेंट उसके लिए कौन कौन से एक्शंस लेगी, गवर्नमेंट उसके लिए कौन कौन से डिसीजंस लेगी, ताकि ये लोगों के, सोसाइटी के एक्शंस को, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। साइड बाय साइड गवर्नमेंट जो बदलाव लाना चाहती है वो बदलाव भी आ जाए और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी कुल मिला के सेटिस्फाइड हो जाए। अगर इतना समझ में, मतलब इसमें भी गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई डाउट है तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स प्रोसेस या टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अमीरों से ज्यादा टैक्स लेंगे और अमीरों से टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा उस रेवेन्यू को हम गरीबों की भलाई पे खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यहां पर पब्लिक वेलफेयर का है। लेकिन अब पब्लिक वेलफेयर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये होती है कि जो लोग इस लायक हैं, जिनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि अगर उनसे टैक्स ले भी लिया जाए तब भी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उनसे डेफिनेटली ज्यादा टैक्स लेगी। लेकिन उन लोगों से तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जिनकी ऑलरेडी इनकम बहुत कम है, और जबकि उन लोगों से टैक्स लेने की बजाय उनके वेलफेयर के ऊपर टैक्स खर्च किया जाएगा। कई बिजनेस से रिलेटेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट कई बार बिजनेसमैन को कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। ये रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्यों होती है? ताकि बिजनेसमैन कहीं भी किसी भी तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करें, लेबर्स को एक्सप्लॉइट ना करें, कहीं ये हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए निगेटिव इंटरेस्ट में ना चला जाए। कंट्री के निगेटिव इंटरेस्ट में अगर कोई चीज होती है तो गवर्नमेंट उस काम को करने के लिए रोक देती है बिजनेसमैन को। कई बार आपने भी, जैसे अकाउंटिंग कॉमर्स आप पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। व्हाई देयर इज अ डिस्क्लोजर नॉर्म? बिकॉज दैट इज द रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए, ताकि पब्लिक उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखकर कहीं ना कहीं एक रेशनल डिसीजन ले सके। तो दीज आर ऑल द आउटकम ऑफ योर गवर्नमेंट पॉलिसी। जो हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं, जो हमारा लीगल प्रोसेस है, पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, कोर्ट ऑफ लॉ, टैक्स पॉलिसी है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, दीज आर ऑल द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। सबसे पहले एक स्कॉलर हैं हमारे थॉमस आर डे। थॉमस आर डे का सीधा सीधा कहना यह था कि गवर्नमेंट पॉलिसी कुल मिला के ये बताती है कि गवर्नमेंट क्या करेगी और गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी। पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर द गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, गवर्नमेंट क्या चूज करती है, दैट इज ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद है एक रिचर्ड रोज। रिचर्ड रोज के हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी अपने आप में कोई डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के कोर्स ऑफ एक्शन को बताता है। गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को, रवैये को, पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इन्होंने डेफिनेशन में कहा गवर्नमेंट पॉलिसी और द पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, इट इज द कोर्स और द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को, रवैये को बताता है। एक और हमारे स्कॉलर हैं, इन्होंने तो बड़ी डिटेल में गवर्नमेंट पॉलिसी की डेफिनेशन दे रखी है, कार्ल जे फ्रेडरिक। कार्ल जे फ्रेडरिक के हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी कुल मिला के गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शंस है। गवर्नमेंट के कोर्स ऑफ एक्शन जो गवर्नमेंट के किसी एक आदमी ने लिया हो, या गवर्नमेंट के किसी ग्रुप ने लिया हो, या गवर्नमेंट के अंदर जो भी एक अवेलेबल ग्रुप है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो भी एक डिसीजन लिया हो, या उनका जो प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन है कि आगे वो किस तरीके से काम करने वाले हैं ताकि गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाइड कर सके। गवर्नमेंट अपने एफर्ट से, गवर्नमेंट जो चेंजेस, रेलेवेंट चेंजेस लाना चाहती है, वो चेंजेस को लाकर अपने एफर्ट से जो ऑब्जेक्टिव वो हासिल करना चाहती है उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। तो दैट इज अल्टीमेटली व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं,
उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट किन प्रिंसिपल्स पे चलेगी और गवर्नमेंट के काम करने का तरीका क्या होगा, व्हाट द मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव इज नोन एज द गवर्नमेंट पॉलिसी। बट दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी। इससे ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज होती है। जैसे आप अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को और डिटेल में समझना है, देन वी शुड गो फॉर द फीचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा फीचर, सबसे पहला फीचर और सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है दोस्त गोल ओरिएंटेड। गवर्नमेंट की जब भी कोई पॉलिसी आएगी, जब भी किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आएगा, किसी तरह की कोई पॉलिसी बनेगी, कानून बनेगा, किसी भी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आपके पीछे आती है, तो उस गवर्नमेंट पॉलिसी के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। गवर्नमेंट अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए इन पॉलिसीज को बनाती है, इस फ्रेमवर्क को डिजाइन करती है और उस पॉलिसी के अंदर जो लिखा हुआ है उसी के तरीके से अपने पैटर्न ऑफ एक्टिविटी को डिसाइड करती है। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा और हमेशा पब्लिक वेलफेयर का होता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी सीधे सीधे तौर पे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी आई है, मतलब अभी ये प्रपोजल गया है आरबीआई के सामने कि एटीएम के चार्जेस बढ़ा देने चाहिए। अब एटीएम के चार्जेस बढ़ाना तो सर कहीं से वेलफेयर एक्टिविटी नहीं हो सकती। हाँ, आम आदमी के लिए अगर एटीएम के चार्जेस बढ़ जाएं तो जितनी बार वो एटीएम को यूज करेगा, एटीएम कार्ड को यूज करेगा, उसको पहले से ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। आई एग्री विद दिस। लेकिन आप ये भी तो सोचो कम से कम कि एटीएम चार्जेस अभी इतने कम हैं, इतने सारे एटीएम्स खुले हुए हैं, तो बैंकों को कितना लॉस हो रहा है। और इसका दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब वो सुनो। इसका दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब ये एटीएम से कैश निकाल के कैश ट्रांजैक्शंस लोग कम करें और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट के ट्रांजैक्शन है, उसकी तरफ लोग ज्यादा डाइवर्ट हों, ताकि जो भी लेन देन का मामला है कम से कम गवर्नमेंट के पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुके। तो अल्टीमेटली यहां पे कहीं ना कहीं अगर बैंक कहती है कि हम अपने अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जितने सरकारी बैंक है वो पहले से ज्यादा ब्रांचेस खोलेंगे, सो दैट इज द पार्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा ब्रांचेस खुलेगी, ज्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, तो ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा इंडिया के अंदर। दैट इज द फर्स्ट फीचर, द गोल ओरिएंटेड। The second feature of the government policy is it is the result of the collective action. रिजल्ट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी कभी एक आदमी नहीं बनाता। गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जितनी अलग अलग फंक्शनरीज हैं, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या उन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो वो सब मिलकर गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाते हैं। अब गवर्नमेंट पॉलिसी सिर्फ बना लेने से ही काम नहीं हो जाता, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के बाद उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी करना है। और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इसीलिए जरूरी है ताकि उस पॉलिसी से जो रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव हम हासिल करना चाहते हैं वो रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके। तो दोस्त, सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी बना देने से ही काम नहीं होगा, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बाद जो आउटकम आना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, इसमें सबका सपोर्ट लगेगा, इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जब तक इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं होंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाया गया है। रिसेंटली अभी आपने सुना होगा 3 तलाक के मुद्दे पे मोदी गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, 3 तलाक को उन्होंने बैन कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम औरतें हैं, उनका जो ये तलाक 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 3 बार बोल के, कई लोग, मतलब सारे तो लोग नहीं करते, लेकिन कुछ 2, 4, 5%, 10% जो मुस्लिम लोग होते हैं जो इसका अननेसेसरी या कहना चाहिए अनएथिकल एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं और वो जो मुस्लिम औरतों को हैरेस करते हैं, उसको रोकने के लिए ऑब्जेक्टिव तो यहां पर ये था 3 तलाक को बैन करने का। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक किसी भी मुस्लिम फीमेल गवर्नमेंट के सामने जाके कंप्लेंट नहीं करती कि इसने अननेसेसरी तरीके से, अनएथिकल तरीके से, अनकल्चरल तरीके से मुझे 3 तलाक देके मुझे अपने घर से बाहर कर दिया। भाई उसको भी तो ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी, कोर्ट में जाके, पुलिस में जाके उसको भी तो केस फाइल करना पड़ेगा। उसी के बाद गवर्नमेंट कोई रेलेवेंट एक्शन ले सकती है। सो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट, किसी एक आदमी से काम नहीं हो जाता। पूरा का पूरा अगर हम अपना जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखें तो जुडिशियल फ्रेमवर्क के अंदर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जजेस होना चाहिए, लॉयर्स होना चाहिए, फिर इंडिया के लोगों के अंदर कानून के लिए इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर कोई उनके साथ में गलत करता है देन डेफिनेटली दे शुड
रेज द वॉइस अगेंस्ट दैट इनजस्टिस, तब तक अगर मान लो सबका इसके अंदर एक इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक किसी भी तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन के बाद दोस्त अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फीचर कह लो वो है मल्टीपल फैक्टर। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल को देख के नहीं बनाई जाती। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय उन्हें सोशल एंगल भी देखना पड़ता है। इंडिया जैसे एक बड़ी वर्सटाइल कंट्री है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, कास्ट, रेसेस के लोग रहते हैं, तो इन्हें सोशल बैकग्राउंड भी देखना होगा, इन्हें कल्चरल बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, कई बार रिलीजियस इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं वो देखना पड़ता है। फिर सबको अपनी सरकार चलानी है तो नेताओं को पॉलिटिकल फैक्टर भी चेक करने पड़ते हैं। तो दे आर ऑलवेज द मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व in making of any of the government policy. Therefore the next characteristics of the government policy can be considered as a multiple factor. अब इंडिया जैसी प्लूरलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, मल्टीपल फेसेट वाली इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय सरकार को बहुत सारी बातें सोचना भी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना एपिडेमिक के समय एकदम से इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगाया गया। कोरोना एपिडेमिक के समय सबसे पहले उन्होंने एक दिन का लॉकडाउन लगाया, मतलब एक दिन का पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि हम ये कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, आप अपने घरों के बाहर मत निकलिए एक दिन के लिए। एक दिन तक लोग वाकई में अपने घर के बाहर नहीं निकले तो फिर गवर्नमेंट ने 2-3-4 दिन का ब्रेक दिया, फिर एक दिन का लॉकडाउन लगाया, मतलब एक कुछ घंटों का लॉकडाउन लगाया, फिर धीरे धीरे करके 15 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर उसके बाद उसको 15 दिन के लिए और बढ़ाया। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट देखना चाहती थी कि वाकई में हम ये जो लॉकडाउन लगा दे रहे हैं और कोरोना एपिडेमिक को लोग सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं, और लोगों की तरफ से अगर मान लो इसका कुछ अपोजिट रिएक्शन आता है तो हाउ दैट अपोजिट रिएक्शन कैन बी कर्टेल, ये सब चीजें गवर्नमेंट को देखनी थी। इसीलिए इस तरीके से शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से ये लॉकडाउन लगाया गया होगा। उसके बाद कई और एग्जाम्पल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनों के अंदर अक्सर आपने देखा होगा एक लेडीज कंपार्टमेंट होता है। अब लेडीज कंपार्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि भाई इंडिया के अंदर वैसे भी औरत और आदमियों के बीच में डिफरेंस होना ज़रूरी है। औरतों को ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक अलग से कंपार्टमेंट लगाया जाने लगा, लेडीज कंपार्टमेंट लगाया जाने लगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी का अगला जो फीचर है। अब क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी है तो इसको ड्राइव भी कौन करेगा, इंप्लीमेंट भी कौन करवाएगा? गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाएगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पॉलिसी एक्चुअली ये बताती है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है और गवर्नमेंट क्या नहीं करने वाली है। तो यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय गवर्नमेंट अपने सारे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, उन सारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को गवर्नमेंट एक जगह पे पहले इकट्ठा करती है, उन सबको मिलाती है और उन सबसे कौन कौन से एफर्ट लिए जा सकते हैं, उन सारे एफर्ट्स को वो कंबाइन करना शुरू करती है। और कई बार ये भी होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी का इंपैक्ट गवर्नमेंट कई जगह अलग अलग तक लेके जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आधार कार्ड। पहले तो आधार कार्ड मेरी पहचान के नाम से शुरू हुआ था कि मेरी भी एक यूनिफाइड आइडेंटिटी कार्ड होगा, यूआईडी कार्ड बनेगा आपका, ये मेरी अलग से पहचान बनेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये आधार कार्ड वाली स्कीम के अंदर आधार कार्ड बनाना शुरू किए तो उन्होंने कहा भाई आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करें। बैंक अकाउंट से लिंक करने के बाद उन्होंने कहा आप अपने आधार कार्ड को जो आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं अगर उसमें सब्सिडी चाहते हैं तो उसके साथ लिंक करो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब जब भी आप एलपीजी सिलेंडर खरीदोगे आपको मार्केट रेट में ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी के पैसे सीधे आपके उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जिस बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक है। फिर धीरे से उन्होंने इसको पैन कार्ड के साथ में लिंक करने कह दिया। बाद में बहुत हल्ला ही मचा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-4 पीआईएल वगैरह भी दायर की गई, ये सब हुआ। तो अल्टीमेटली यहां पर सारे के सारे सिटीजन्स को आधार कार्ड देने से हुआ ये कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट के बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट लोगों के सीधे बैंक अकाउंट तक पहुंचे, इस ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाइड करने के लिए कहीं ना कहीं आधार स्कीम बड़ी सक्सेसफुल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ड्रिवन होती है। गवर्नमेंट उन पॉलिसी को कहां कहां तक लेके जा सकती है, लेके जाना चाहती है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं तो यहां पर हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए नेक्स्ट फैक्टर होता है दोस्त मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म का मतलब यहां पर होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी अलग अलग फॉर्म में लोगों के सामने आ सकती है। कई बार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू देती है, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी में नरेंद्र मोदी साहब अपनी मन की बात में रेडियो चैनल के अंदर बताते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है। तो कई बार ये नोटेशनल, मतलब कि कई बार ये नोटिफिकेशन के फॉर्म में आती है, कई बार ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, कई बार बिल के फॉर्म में, कई बार लॉ के फॉर्म में, कई बार क्या कहना चाहिए इंस्ट्रक्शन, कई बार सर्कुलर के फॉर्म में गवर्नमेंट पॉलिसी लोगों के सामने आती है।
तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल में रिफॉर्म इन द डाउरी एक्ट, डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन लॉ एक्सेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ लॉ एंड अमेंडमेंट ड्यू टू सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है रिटन फॉर्म। गवर्नमेंट पॉलिसी अक्सर ऐसे ओरली नहीं होती, ओरली पहले अगर हिंट दे दिया जाए तो बात अलग है कि सरकार ऐसा कुछ सोच रही है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी अक्सर रिटन फॉर्म में आती है। इनको आप उनके ऑफिशियल गजट के अंदर या जो रेगुलेटरी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनसे रिलेटेड ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनके जो जर्नल्स होते हैं उनके अंदर ये नोटिफाइड कर दी जाती है। इसके अंदर जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है, वो है जनरल गाइडेंस। अगर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी एक जनरल गाइडेंस की जैसे होती है, लोगों को ये बताती है कि आपको किसी काम को इस तरीके से करना है, आपको किसी काम को किस तरीके से नहीं करना है। भाई आप अगर सिगरेट पीना चाहते हैं तो अपने घरों के अंदर कमरे में बैठ के चुपचाप आराम से सिगरेट पिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। अगर पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हुए पाए गए तो 500 रुपए का आपको जुर्माना लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टिव्स होती हैं, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टिव्स होती है, मतलब गवर्नमेंट बता देती है कि भाई आपको ऐसा करना है। आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस नहीं होती उसके अंदर। डिटेल इंस्ट्रक्शन के मतलब अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो इतनी सिगरेट पीने के बाद ही आपको फाइन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक जनरल गाइडेंस की जैसी होती है जो लोगों को गाइड करने के लिए होती है कि अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते समय किन डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से होती है। दैट इज अ जनरल गाइडेंस। इसके बाद अगला जो फीचर हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी का दोस्त, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी पॉजिटिव सेंस में देखी जाती है। पॉजिटिव सेंस में देखने का मतलब जब गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाए जो ये बताए कि सरकार ये काम करना चाहती है, सरकार ये काम करने वाली है, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव पॉलिसी, बिकॉज देयर इज एन एसेंस ऑफ डूइंग समथिंग। तो वो पॉजिटिव सेंस में देखी जाती है। लेकिन कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी ही बनती है जो किसी काम को करने से रोकती हैं। कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो लोगों को कुछ पर्टिकुलर कामों को करने से रोकती है, तो वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी को हम लोग कहते हैं इट इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी इन द नेगेटिव सेंस। तो यहां पे गवर्नमेंट ये बताती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन और नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। तो ऐसी अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है तो ये होती है गवर्नमेंट पॉलिसी इन द नेगेटिव सेंस। इसके बाद और अगर आगे बढ़े तो गवर्नमेंट पॉलिसी का एक फीचर ये भी होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी अपने आप में बड़ी डायनामिक होती है और अपने आप में कंटिन्यूअस नेचर की होती है। सर ऐसा क्यों? भाई गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कई अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनेगी, तो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को बनने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है जिसका हमको एक सॉल्यूशन चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो हो, और ऑब्जेक्टिव हमेशा कहां से निकल के आता है कि हमें यह हासिल करना है। दैट मींस वी आर सम काइंड ऑफ इशू, वी आर सम काइंड ऑफ हैविंग द प्रॉब्लम, जिसको ओवरकम करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कहां से बनना शुरू होती है? प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से बनना शुरू होती है। कोई पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाएगी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्त सबसे पहले पॉलिसी का इवैल्यूएशन किया जाएगा। पॉलिसी इवैल्यूएशन मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हमारे पास में हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है गवर्नमेंट उसको चूज करेगी। पॉलिसी इवैल्यूएशन के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के बाद अब बनाई जाएगी पॉलिसी। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने चूज किया है उसी के बेसिस पर एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी बनने के बाद अब इस पॉलिसी की होगी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि अभी तो सिर्फ पेपरों पे है। जब तक ये ग्राउंड रियलिटी पे एप्लीकेबल नहीं होती, जब तक इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, तब तक तो पॉलिसी किसी काम की नहीं। इसी के बाद यहां पर इसी पॉलिसी को, जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा तो फिर इसी पॉलिसी को पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्ट करने के लिए, इसको पब्लिकली इंप्लीमेंट करवाने के लिए, इसके लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सो दैट इज द कंप्लीट सर्कल फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये अपने आप में कंटिन्यूअस नेचर की इसीलिए क्योंकि ये नेचर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आपने पॉलिसी को एप्लीकेबल करवा दिया, पब्लिक ने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कल को जब सोशल एनवायरनमेंट बदलेगा, कल्चरल एनवायरनमेंट बदलेगा, तो हो सकता है कि आपको इन्हीं पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाए। अक्सर आप सुनते भी होंगे कि गवर्नमेंट ने कई पुराने कानूनों को खत्म कर दिया, उसके बदले में गवर्नमेंट कई तरह के नए कानून लेके आ गई। सो दैट इज ऑलवेज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। और क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी अलग अलग डिफरेंट स्फीयर के ऊपर इंपैक्ट डालती है, इसलिए इसको हम लोग कई बार यहां पे डायनामिक नेचर की मानते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेकिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑलवेज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो दीज आर ऑल द फीचर्स और दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब अगला सवाल यह आता है कि सर कितने अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी?
तो नॉर्मली ऐसे तो कई अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के, कुछ सिलेक्टेड टाइप्स हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के। इसके अंदर सबसे पहले होती है रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट जब कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, पीस एंड हार्मोनी बनाए रखने के लिए, किसी को गलत काम को करने से रोकने के लिए, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो इसको कहते हैं हम लोग दोस्त रेगुलेटरी पॉलिसी। तो कुल मिला के रेगुलेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री के अंदर सिक्योरिटी, उसके अंदर रेगुलेशंस, उस कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ होने वाले फॉरेन ट्रेड, उनके कंट्री के जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मतलब इंटरनल सेफ्टी एज वेल एज बॉर्डर सेफ्टी, जो जियोग्राफिकल फ्रंटियर है उसकी सेफ्टी, इन सब से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं जो रेगुलेटरी नेचर की होती हैं, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के अब हम लोग सिर्फ इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमी के हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटरी पॉलिसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे भी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के इंटरमीडियरीज और उसके पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी एक्ट। अब सेबी एक्ट अपने आप में एक रेगुलेटरी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपने आप में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसने पूरा का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखा है फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन एंड द फेयर ऑपरेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। वैसे ही इंडिया के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है दोस्त आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के हिसाब से, आरबीआई एक्ट के बेसिस पर एक बॉडी बनी, इंस्टीट्यूशन बनी जिसको कहते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल करना, मनी मार्केट के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। इस तरीके से अलग अलग इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जा सकते हैं और उन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इफेक्टिव तौर पे इंप्लीमेंट करवाने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बना दी जाती हैं। तो ये होती है पहले टाइप की पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटरी पॉलिसी के बाद अगला जो नंबर लगता है वो होता है फैसिलिटेटिव पॉलिसी। फैसिलिटेटिव पॉलिसी के अंदर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं जो इकोनॉमी कह लो या आम आदमी कह लो, आम जनता कह लो, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर या पब्लिक के अलग अलग सेक्टर, सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटी देने से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटिव पॉलिसी। जैसे कई बार कहती है कि अगर कोई नए स्टार्टअप शुरू होंगे तो गवर्नमेंट उनको इक्विटी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। किसानों को जैसे गवर्नमेंट अक्सर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पर कई बार ये भी, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया। इस कॉरपोरेशन को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का रीज़न क्या था कि भाई ये कॉरपोरेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे और जो अनस्किल्ड लेबर क्लास है उसको स्किल प्रोवाइड करेंगे ताकि जब वो उसकी स्किल इंप्रूव हो तो वो भी पहले से ज़्यादा अच्छा पैसे कमा सकें, इंडिया के लिए अपना आउटपुट ज़्यादा दे सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जब अपनी पब्लिक को अलग अलग तरीके से फैसिलिटीज़ देने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए तो ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी को दोस्त हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके बाद एक टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है वो होती है रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी। रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर या उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं उन सारे बेनिफिट्स को, उन सारी फैसिलिटीज को कर्टेल करना शुरू कर देती है, खत्म करना शुरू कर देती है। तो इसको कहते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, क्योंकि हम एक रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देते हैं उस गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू कि भाई ये हमारा एरिया, हमारे एरिया के अंदर कोई नहीं आएगा या आप इस एरिया के बाहर नहीं जाएंगे। जैसे चाइना से गुड्स को इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने उस चाइनीज गुड्स के ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से हुआ ये कि जब चाइना का गुड्स इंडिया में आएगा, पहले से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो इंडिया के अंदर वो गुड्स महंगा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम चाइना से होने वाले इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक ज़माने में प्याज का रेट, अनियन का प्राइस बहुत बढ़ गया था। वो लगभग 100-125 रुपये किलो, 125 रुपीज़ पर केजी या उससे भी ज़्यादा जब उसका रेट हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनियन के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कि आप इंडिया के बाहर अनियन, अगले नोटिफिकेशन आने तक इंडिया के बाहर आप प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट इज वाज आल्सो द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी इन इटसेल्फ। तो जहां कहीं गवर्नमेंट किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दे, बेनिफिट्स को कर्टेल करना शुरू कर दे, एडवांटेजेस को कम करना शुरू कर दे, तो दैट इज द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। इसके बाद जो अगली पॉलिसी होती है वो होती है दोस्त हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट जब लोगों तक अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज फैलाना चाहती है, बंटवाना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है,
लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के क्या कहना चाहिए, लोगों के भलाई तो ठीक है, एक एग्जैक्ट वर्ड है जस्टिस, लोगों के जस्टिस के लिए कह सकते हैं, लोगों के जस्टिस के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों को सर्विसेज देने के लिए जब गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज लोगों के बीच में बांटना शुरू करती है तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। नॉर्मली ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद करने के लिए होती है और मुसीबत के समय उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है। तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूटिव गवर्नमेंट पॉलिसी। Distributive policies are meant for a specific segment of the society. It can be in the area of public distribution, public welfare, justice for women, health service, etc. These mainly include all public assistance and welfare program, example adult education program, food relief, social insurance, immunity camps, etc. So these are all the characteristics of your or the nature of government policy. सबसे कॉमन फॉर्म जिसमें पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के सामने प्रेजेंट होती है या बन के हमारे सामने आती है वो होती है लॉ, कानून। तो अगर पब्लिक पॉलिसी बनने का एक फेज समझना है या बनने का एक पूरा प्रोसेस समझना है तो बहुत अच्छा तरीका है कि इंडिया के अंदर कानून कैसे बनाए जाते हैं इनको समझ लिया जाए। लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया अगर इसको समझ लिया जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, लोगों के सामने कैसी लाई जाती है, ये सारी बातें आसानी से समझी जा सकती है। अब इंडिया के अंदर कानून बनाने का काम होता है लॉ मेकिंग बॉडी का। तो कानून बनाने की प्रोसेस को समझने के पहले इंडिया में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी सबसे पहले कानून बनाती है और फिर यही कानून या पहले एक बिल बनाती है और यही बिल जब पास हो जाता है तो यही एक्ट का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे कंपनीज एक्ट। पहले कंपनीज बिल था, फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, फिर राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ, फिर उसकी एक्सेप्टेंस हुई, फिर उसके बाद में बन गया कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर इंडिया के अंदर कानून बनाने की प्रोसेस को समझना है तो सबसे पहले समझो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जो कानून बनाने के लिए लॉ मेकिंग बॉडी है, इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कहीं ना कहीं ये आधा इधर बटा हुआ है, आधा उधर बटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर या लॉ मेकिंग बॉडी को समझना है तो इसके लिए समझना जरूरी है कि इंडिया में दो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से कानून बनाए जाते हैं। यानी एक तो सेंट्रल लेवल पे कुछ कानून बनाए जाएंगे और दूसरा स्टेट लेवल पे कानून अलग बनाए जाएंगे। सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने का मतलब है यहां पे कानून बनाने की जिम्मेदारी होगी यूनियन ऑफ इंडिया की, यानी जो क्या कहते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट होती है ना, सेंट्रल कैबिनेट, तो वो कैबिनेट की बनाने की जिम्मेदारी होती है, तो ये होती है सेंट्रल बॉडी। लेकिन स्टेट से रिलेटेड, स्टेट को मेंटेनेंस, स्टेट की सिक्योरिटी, स्टेट को चलाने और उसकी गवर्नेंस से रिलेटेड जो कानून बनाते हैं उसको वो काम, उन कानूनों को बनाने का काम होता है स्टेट लेवल कमेटी का या स्टेट लेवल का। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो सेंट्रल लेवल जो कानून बनाती है वो सारे के सारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन जो एक स्टेट कानून बनाती है वो स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट या एमपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट बिल पास कर दे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू होगा, तो अल्टीमेटली वो उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। अब जो सेंट्रल लेवल पे कानून बनते हैं जो सारी की सारी ओवरऑल होल कंट्री के लिए होते हैं, इन कानूनों को बनाने के लिए बॉडीज कौन सी हैं? तो सेंट्रल लेवल पे कानून जो बनते हैं उनके लिए पहले बॉडी जो है वो दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो हम लोग एमपी सिलेक्ट करते हैं ना, जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जहां पे नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर और क्या कहना चाहिए हमारे मनमोहन सिंह साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, उसी के साथ में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर बनाते हैं हाउस ऑफ पीपल, और इसी को कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट या लोकसभा। और इसी की एक सिस्टर कंसर्न होती है, इसको कहते हैं हम लोग राज्यसभा, इसको कहते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ द स्टेट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये जो बॉडी होती है इनका नाम होता है विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। तो स्टेट से रिलेटेड कानून बनाना है तो स्टेट असेंबली बनाएगी, नेशनल या पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल लेवल पे बनेगा, पार्लियामेंट के अंदर वो पास होगा। तो दैट इज द लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इस तरीके से ये अलग अलग बॉडीज काम करती हैं। अब सवाल ये होता है कि सर इंडिया में कानून बनाने की प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस फॉर मेकिंग द लॉ इन इंडिया?
तो इसके अंदर सबसे पहले होता है दोस्त यहाँ पर फेज 1 प्री लेजिस्लेटिव फेज। प्री लेजिस्लेटिव फेज मतलब कानून बनने के पहले का फेज। इट इज द फेज बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द लॉ, इसको कहते हैं हम लोग प्री लेजिस्लेटिव फेज। इसके अंदर जो पहला काम होता है दोस्त वो होता है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहां पर यह है कि पहले उन मुद्दों को ढूंढा जाता है, कानूनों को ढूंढा जाता है जिनके अंदर या तो अमेंडमेंट करनी है, या उन मुद्दों को, इश्यूज को ढूंढा जाता है जिन इश्यूज से रिलेटेड आपको कोई नया कानून बनाना है। इसलिए इस फेज को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन फेज। तो या तो क्यों नया कानून बनाने की जरूरत है, इस नई जरूरत को ढूंढा जाएगा, और या तो फिर क्यों पुराने कानून को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, वो अमेंडमेंट को पता किया जाएगा। चलो भाई, जरूरत पता चल गई। जरूरत पता करने के बाद अब उन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिनके बेसिस पर या तो नया कानून बनेगा या अमेंडमेंट होगा। इनको कहते हैं हम लोग इनपुट। अब ये आएगा कहां से इनपुट दोस्त? या तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो बताती हैं कि भाई इस कानून के अंदर ये बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो आगे हमारी जो नई पॉलिसीज बन रही हैं उन पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती है। तो कई बार कानून बनाने के लिए मुद्दे जो गवर्नमेंट की कंसर्न मिनिस्ट्री है वहीं से आते हैं, और कई बार पब्लिक डोमेन से निकल के आते हैं। जैसे कि अभी आपने कभी सुना होगा ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा पब्लिक डोमेन से निकल के आया। वैसे ही इस बीच में अभी एनआरसी वाला मुद्दा निकला, नेशनल रेसिडेंट रजिस्टर, और ये सब एनआरसी वाला मुद्दा आया। तो ये सब पब्लिक डोमेन से निकल के आए। तो कई बार ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो इनपुट होती है मिनिस्ट्री से निकल के आती है, कई बार पब्लिक डोमेन से निकल के आती है। अब इन इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद, इन इनपुट्स को लेने के बाद, अब इसको ड्राफ्ट बिल के अंदर, मतलब ड्राफ्ट बिल मतलब पहले तो एक जनरल पर्पज से एक बिल लिखा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ड्राफ्ट बिल। उस ड्राफ्ट के बिल के अंदर इन सारी इंफॉर्मेशन को इनपुट किया जाएगा, इन सारी इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा, और इन सारी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद कानून के अंदर कैसे रेलेवेंट चेंजेस होने चाहिए, यानी उनकी अमेंडमेंट्स लिखी जाएगी, और उसके बाद ये लॉ मिनिस्टर को भेज दिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हो गया यहाँ पर नए बिल की जरूरत पता करना, बिल के अंदर जो भी रिवीजन या अमेंडमेंट्स करने हैं, जो नया कानून बनाना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, और उसके बाद में इन बिल को या इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ड्राफ्ट बिल को तैयार करना। ड्राफ्ट बिल बन गया, बिल बनने के बाद ये लॉ मिनिस्ट्री के पास चला गया। लॉ मिनिस्ट्री के पास जाने के बाद अब ये जाता है कैबिनेट के पास। पहले कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने भी अपनी कैबिनेट बना रखी होगी, उसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होंगी, उन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर होंगे, तो दैट इज द कैबिनेट। तो पहले बिल जाएगा कैबिनेट के पास उसकी अप्रूवल के लिए। तो जब तक कैबिनेट इसको अप्रूव ना करे तब तक तो कानून बनने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है सर, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी, तो अब आ जाओ, अब आप आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 को हम लोग कहते हैं पासिंग ऑफ बिल। यहां पर आपका फाइनली बिल पास होने की कगार पे होता है, और एक बार अगर बिल पास हो जाए तो बहुत कुछ ये एक्ट बनने के पास में पहुंच जाता है। अभी एक्ट नहीं बनता। अब सर बिल पास होने के लिए क्या होगा? कैबिनेट की जब इसको अप्रूवल मिलती है तब फिर उसके बाद बिल जाता है पार्लियामेंट में। बिल विल इंट्रोड्यूस टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर फिर यहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट, ये जो मिनिस्ट्री का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट इसी बिल को प्रेजेंट करेगा। इस बिल को प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर इस बिल से रिलेटेड डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है, मतलब वो अपना एक वक्तव्य देंगे, अपने विचार देंगे, वो बताएंगे कि बिल के अंदर क्या लिखा गया है, क्यों ऐसा अमेंडमेंट लाया गया है, इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है, गवर्नमेंट कौन से ऑब्जेक्टिव या गोल को हासिल करना चाहती है, किन इश्यूज को ध्यान में रख के बिल बनाया गया है, क्यों ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बिल बनाया जाना जरूरी था। इस टाइप से पूरी क्लैरिफिकेशन यहां पर दी जाती है। क्लैरिफिकेशन देने के बाद फिर ये बिल चला जाता है सिलेक्ट कमेटी को, या तो फिर आप कह सकते हैं इसको ज्वाइंट कमेटी को। तो ये बिल चला जाएगा ज्वाइंट कमेटी को। ज्वाइंट कमेटी एक अलग से पार्लियामेंट की कमेटी होती है, जिसमें जो दोनों हाउसेज होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के कुछ सिलेक्टेड मेंबर मिलकर एक ज्वाइंट कमेटी बनाते हैं। उसके पास ये बिल रेफर करने के लिए चला जाता है फॉर द रेफरेंस, ताकि वो ज्वाइंट कमेटी इस बिल को अच्छे से पढ़े, इनके जितने क्लॉजेज हैं उनको बड़ा डिटेल में एनालाइज करे, और उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने प्रोड्यूस करे। अब ज्वाइंट कमेटी के पास बिल चला गया, ज्वाइंट कमेटी ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, समझने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने अपनी रिपोर्ट बता दी। रिपोर्ट बनाने के बाद बिल वापस, वो रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होने के बाद जो भी पर्सन ऑफ द हाउस होता है, पर्सन ऑफ द हाउस मतलब जो, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो स्पीकर विल बी कंसीडर्ड एज अ पर्सन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जैसे कि स्पीकर, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर कुछ ठीक नहीं लगता, या ऐसा लगता है कि बिल थोड़ा झगड़े की विषय वस्तु बन सकता है,
या ऐसा लगता है कि ये बिल कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तब ऐसी कंडीशन में बिल को एक बार और रिव्यू करने के लिए यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल को यहाँ पे एक बार और भेजा जा सकता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी फिर से अपनी एक रिवाइज रिपोर्ट वगैरह सब प्रेजेंट करेगी। अब इतना करने के बाद यहाँ पर अगर सब कुछ एग्री हो जाए, मेजोरिटी अगर इसके लिए तैयार हो, तब यहाँ पर बिल आपका पार्लियामेंट से पास हो जाएगा। सर बन गया कानून? अभी नहीं बना दोस्त, अभी तो बिल सिर्फ पार्लियामेंट से पास हुआ है। बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद अब ये जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि दोनों हाउसेस से इसका पास होना जरूरी है। अभी तो सिर्फ पार्लियामेंट से पास हुआ है, पार्लियामेंट से बिल पास होने के बाद अब ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में यानी जिसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट से भी बिल का पास होना जरूरी है। ठीक है सर, अब बन गया कानून? नहीं, अभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट से अगर बिल पास हो जाए तब भी ये कानून नहीं बना है। कानून बनता है ये तीसरी स्टेज में। इसके बाद आ जाओ फेज नंबर 3, जिसको कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव फेज या प्रेसिडेंट या पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज, या कई बार इसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट एसेंट। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी एसेंट या उनकी हामी की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब उनकी हामी क्यों? भाई प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन होते हैं। अल्टीमेटली बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी एसेंट के किसी भी बिल को आप एक्ट का दर्जा नहीं दे सकते। कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट ना कर ले। तो यहाँ पर ये जो बिल की कॉपी होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट से और जो अपनी काउंसिल ऑफ स्टेट से पास हो गया है, उस बिल की एक कॉपी भेजी जाती है सबसे पहले लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को। और ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट आता है, उसके पास इस बिल की कॉपी भेजी जाएगी स्क्रूटिनी के लिए कि भाई किसी के अंदर कोई प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, जहां कॉमा लगना चाहिए था वहीं कॉमा लगा है कि नहीं लगा, कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करने के पहले इसकी एक बार स्क्रूटिनी होनी जरूरी है। तो एक बार उनके पास में स्क्रूटिनी के चला गया। जब वो बिल की प्रॉपर स्क्रूटिनी हो गई, तब उसके बाद में ये बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब जब ये बिल प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट होगा, तब प्रेसिडेंट या तो बिल को सीधे सीधे पास कर दें, और अगर ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट को उस बिल के किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तब वो कंसर्न गवर्नमेंट से उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। और उनको किसी एडिशनल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो एडिशनल क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। और अगर उनको ठीक नहीं लगता कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर स्टेज में या जिस तरीके से बिल ड्राफ्ट किया गया है, इस ड्राफ्टेड बिल कंट्रोवर्शियल है, इसमें अभी इस तरीके से एसेंट नहीं दी जा सकती, आगे जाके बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, तो वापस ये बिल प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं फॉर देयर रिव्यू। यानी पार्लियामेंट में एक बार इसके ऊपर और बहस होनी चाहिए, एक बार और लड़ झगड़ के आपस में सलाह मशवरा करके देख लो कि भाई बिल का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर होती है कि चाहे तो बिना बिल को एसेंट दिए, अपनी कंसेंट दिए, अपनी हामी दिए वापस पार्लियामेंट को भिजवा दें। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को सब कुछ ठीक लगता है तो फिर प्रेसिडेंट यहां पर अपनी एसेंट दे देते हैं, और जैसी प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है वैसे ही बिल नोटिफाइड हो जाएगा एज एन एक्ट। अब जाके कानून बनता है। तो इंडिया के अंदर जब कानून बनता है तो 3 अलग अलग फेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है। लेजिस्लेटिव फेज, जिसमें बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में बिल प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा, बहस होगी, क्लैरिफिकेशन आएंगे, सब कुछ डिटेलिंग आएगी, रिपोर्ट वगैरह बनेगी, सब कुछ होगा। और उसके बाद पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज, जहां पर प्रेसिडेंट की इसको एसेंट लेनी पड़ती है, तब जाके कानून बनता है और लोगों के सामने आता है। अब इसी के बाद जो अगला टॉपिक हमारा बचता है दोस्त, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी कैसे कानून बनता है, इतना तो समझ लिया। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो इंडिया के अंदर पब्लिक पॉलिसीज बनना शुरू हुई, अब बात करेंगे हम उन पब्लिक पॉलिसीज की जो आफ्टर इंडिपेंडेंट एरा में इंडिया के अंदर बने। अब किसी भी कानून को या किसी पब्लिक पॉलिसी को समझने के पहले, क्योंकि मेरी जहां तक उम्मीद है और जहां तक मेरी नॉलेज है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उस समय तो शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तक तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। तब उस समय माहौल क्या था, उस समय स्ट्रक्चर क्या था, उस समय बैकग्राउंड क्या था, ये बिना सोचे समझे किसी भी चीज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस समय के जो सोशल कंडीशंस थी, उस समय के जो कल्चरल कंडीशंस थी, उस समय के जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी, बिना उनको समझे आगे ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि उस दौर में क्यों ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। आज के दौर में शायद ऐसा लग सकता है कि 1947 के समय जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी वो गलत थी, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस दौर की अगर आप हालातों को देखोगे, उस एरा के अंदर जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, अगर आप उनको डिटेल में समझोगे तो शायद आपको ये लगेगा कि उस समय जो बिल बने थे, उस समय जो पब्लिक पॉलिसीज बनी थी, वो एकदम उस समय के हिसाब से एकदम लॉजिकल थी, एकदम रेलिवेंट थी।
तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब मैं एग्जैक्टली 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, आफ्टर 1947 के बाद कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनको समझने के पहले 1947 के समय इंडिया में हालात कैसे थे, इसका एक बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सबसे पहला बैकग्राउंड में सबसे पहला तो फीचर यह था कि यहां पर गरीबी बहुत जबरदस्त थी। पूरी की पूरी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन रहता था, यानी पूरी पॉपुलेशन के 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ऐसी थी जो दो वक्त की ठीक से रोजी रोटी भी नहीं कमा पाती थी, और एक टाइम तो शायद उनको और उनके परिवार वालों को भूखे पेट सोना पड़ता था। इतने बुरे हालात थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वाज पॉपुलेशन बीइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। दूसरी जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू था, जो इंडिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि 2/3 जो पॉपुलेशन थी, अप्रोक्सीमेटली 65 to 67% जो पॉपुलेशन थी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी। अब एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन का डिपेंड होना गलत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर से जो आउटपुट आता था उसके कंपैरिजन में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है वो गलत थी। क्योंकि भाई एग्रीकल्चर वैसे ही आपके लिए लो इनकम प्रोड्यूस करती है, और जब लो इनकम प्रोड्यूस करती है और उसी सेक्टर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर डिपेंडेंट हो तो सबके हिस्से में कितनी इनकम आएगी, नहीं के बराबर नॉमिनल इनकम आएगी। तो दूसरा बड़ा इशू यहां पर यह था कि उस समय एग्रीकल्चर में आउटपुट बहुत कम आता था, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हम लोग कहते हैं वो काफी कम आता था, और इतना कम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन आने के बाद भी लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। तीसरा इसके अंदर जो बड़ा इशू था वो ये था लो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस समय था नहीं। पहले मतलब अंग्रेजों के आने के पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले फिर भी इंडिया के अंदर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने यूरोप के सामान को बेचने के चक्कर में इंडिया के अंदर जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसको भी उठा के कचरा कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया था। अगली जो प्रॉब्लम थी वो थी सेटबैक। कुछ हमारे साथ में जैसी हमें आज़ादी मिली वैसी हमारे साथ में कुछ निगेटिव चीज़ें भी हमको सौगात में मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी के बाद में पार्टीशन हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। अब दिक्कत ये आई कि इंडिया के अंदर जो कॉटन और जूट को रॉ मटेरियल यूज़ करके उसको कपड़े में या जूट के जो सामान है उनको कन्वर्ट करने की जो इंडस्ट्रीज थी वो तो इंडिया में रह गई, लेकिन इनके जो रॉ मटेरियल के सोर्सेस थे जहां पर वाकई में कॉटन और जूट उगाया जाता था और जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी इन इंडस्ट्रीज को, वो सारे एरिया पाकिस्तान में चले गए। सिंध वाले एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन होता था कॉटन का और जूट का, वो सारे एरिया चले गए पाकिस्तान में। अब दिक्कत यह है कि इंडस्ट्री तो इंडिया में है, लेकिन इनके लिए जो रॉ मटेरियल होना चाहिए था वो सारे सोर्सेस पाकिस्तान के पास में, तो अब ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे कैसे सर्वाइव करें। चलो ये भी इकोनॉमिक फ्रंट में जो प्रॉब्लम थी वो भी हम एक बार सहन कर लेते, लेकिन उसके बाद एक बड़ा इशू ये था कि हमें इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज से सिक्योरिटी थ्रेट मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान हमको आंखें दिखाना शुरू करने लगा, ठीक है, चाइना हमको आंखें दिखाना शुरू करने लगा। तो एक तो हमको इंडिया के बाहर से हमारी बॉर्डर को थ्रेट मिलना शुरू हो गया, और उसके बाद इंडिया में अंदर से भी थ्रेट मिलना शुरू हो गए। उस समय काफ़ी दंगे वंगे भी हुए, काफ़ी वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी इंडिया की उस समय काफ़ी ख़राब भी हो गई, और इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके जो रीजनलिस्ट टेंडेंसी डेवलप हो रही थी, रीजनलिस्ट टेंडेंसी का मतलब कश्मीर वालों को अपना अलग राज्य चाहिए, अपना अलग देश, इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। फिर पंजाब के अंदर एक खालसा राज्य की मांग उठने लगी, पंजाब के लोगों को, सिख लोगों को अपना खालसा राज्य, खालसा देश अलग से चाहिए। फिर उसके बाद तमिल लोगों को अपनी कंट्री अलग से चाहिए। तो ऐसी जो रीजनलिस्ट टेंडेंसी जो थी वो धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हो गई आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले तो ये प्रॉब्लम आई, उसके बाद और प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बहुत ज़बरदस्त था। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी आज अगर कोई मुझसे पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्त मैं तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में यही बोलूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इतनी जबरदस्त इंडिया की पॉपुलेशन। हालांकि यही हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे कंपनीज के लिए, हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाली कंपनीज के लिए यही सबसे बड़ा वरदान भी है, क्योंकि यही इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट भी क्रिएट करता है। लेकिन हाई पॉपुलेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के इंपैक्ट को कम भी कर देता है।
गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज बनती है और उसका जो एडवांटेज लोगों को मिलना चाहिए वो इतना डाइल्यूट हो चुका होता है, पॉपुलेशन के इतने बड़े हिस्से बढ़ चुका होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तो अच्छी बनाती है लेकिन उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हमको मिल नहीं पाता। तो इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई था और इसी के साथ साथ जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम थी इंडिया के अंदर वो लोगों की काफी कम थी, यानी लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि लोग 2 वक्त की रोजी रोटी ठीक से खा सकें। अब ऐसी पॉपुलेशन से उम्मीद करना कि यह पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा और अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर देगा और इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आ जाएगा, यह पूरी तरह से गलत भी था। उसके बाद एक जो इशू और भी था वो था हाई पावर्टी। अब जब इतने सारे ड्रॉबैक थे, इन सारे ड्रॉबैक का अल्टीमेट आउटकम क्या निकलने वाला था? सबसे पहले तो गरीबी बहुत ज्यादा थी और इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने का कारण भी ये था कि इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन वैसी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं, इंडस्ट्रीज थी नहीं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती थी। लोगों की इनकम लेवल कम थी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता था। इन्वेस्टमेंट कम होने के चक्कर में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वैसे भी तेजी से नहीं हो सकता था। इसीलिए इंडिया के अंदर ये जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कहते हैं, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। सो दीज वर, अब आप इसको प्रॉब्लम कह लो या आप इसको एज अ बैकग्राउंड कह लो, बट दैट वाज द सिनेरियो एट द टाइम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद अगले 2-4-5 साल तक तो यही सिनेरियो रहा। अब इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए, इन सारे इश्यूज को सामने रखते हुए गवर्नमेंट को यहां पर अपनी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी थी। अब सवाल यह था कि सबसे पहले इंडिया को चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपको एक अपनी कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक सिस्टम इंस्टॉल करना जरूरी था। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम चला करते थे। इसमें एक जो फेमस मॉडल ऑफ इकोनॉमी था या इकोनॉमिक सिस्टम था, दैट वाज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस वालों ने इसको अडॉप्ट किया था। यूएस की पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड हुआ करती थी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम अपने इकोनॉमिक्स के 2nd चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन तो यहां पर भी नहीं होगा। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कुछ बेसिक फीचर थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक फीचर, पहला तो फीचर ये था कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बड़ा जबरदस्त होता है। प्राइवेट सेक्टर होने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल पर्संस को या इंडिविजुअल बिजनेसमैन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप मिल सकती है, यानी इंडिविजुअल ओनरशिप होती है इसके अंदर। और यहाँ पे गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करती, वो इकोनॉमी में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटिव रोल प्रोवाइड करती है। वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी वो इस तरीके से होती है ताकि वो प्राइवेट बिजनेसमैन को फैसिलिटेट कर सके, सो दैट द प्राइवेट बिजनेसमैन विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स। दैट वाज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन इसी के अपोजिट और उस समय आफ्टर इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा मॉडल जो इकोनॉमी के अंदर या वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट था, दैट वाज द कम्युनिस्ट मॉडल। कम्युनिस्ट मॉडल जिसपे पूरा का पूरा सोवियत रशिया बेस्ड था, यूएसएसआर कहते थे उस समय। ये अनडिवाइडेड रूस था या अनडिवाइडेड रशिया था। तो यहां पर सोवियत रशिया के अंदर जो मॉडल चला करता था वो था कम्युनिस्ट मॉडल या जिसको आप सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, दैट वाज द कम्युनिस्ट मॉडल। एक्चुअली वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करना पसंद करती थी। तो इनका जो मॉडल था बाद में सोशलिस्ट मॉडल कहलाने लगा। अब सोशलिस्ट मॉडल के लिए इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी? इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी यहाँ की स्टेट की ओनरशिप ज्यादा होती थी, स्टेट ओनरशिप यहाँ पर होती थी। यहाँ पर इनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत तगड़ा होता था ताकि गवर्नमेंट जिन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे वो गुड्स एंड सर्विसेज आम लोगों तक बड़ी आसानी से और बहुत तेजी से पहुंचाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं के बराबर होता था, बिल्कुल नहीं के बराबर। छोटे मोटे जो बिजनेस हैं उनमें प्राइवेट ओनरशिप हो सकती थी, प्राइवेट सेक्टर हो सकता था, लेकिन बड़े बिजनेस के अंदर और इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना अलाउ नहीं था। तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी सारी पॉलिसीज, इतनी सारी प्रॉब्लम इंडिया के सामने थी। इन प्रॉब्लम्स के बाद इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। अब उनके सामने बड़ा सवाल यह था कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करें या सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करें। हम कैपिटलिस्ट मॉडल पे इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल बनाएं या कम्युनिस्ट मॉडल के बेसिस पर इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल बनाएं। तो उस समय
जवाहरलाल नेहरू और उनको जो इकोनॉमिक सजेशन देने वाली कमेटी थी, प्लानिंग कमीशन जो था, उन सबका मानना यह था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस तो हैं लेकिन उसके कई बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस भी हैं तो उसके बहुत बड़े कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो दोनों में से किसी एक इंडिविजुअल मॉडल को अडॉप्ट करना इंडिया जैसी अनडेवलप्ड, उस समय अनडेवलप्ड हुआ करती थी, इंडिया जैसी अनडेवलप्ड कंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे हम काफी वीक हैं और जो सिक्योरिटी थ्रेट हमको मिल रही थी उन सिक्योरिटी थ्रेट को भी ओवरकम करना था। तो उस समय फाइनली सबकी इच्छा से, सबके मन से और सबकी सहमति से जो मॉडल इंडिया के लिए अडॉप्ट किया गया, दैट वाज द मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद एक परफेक्ट ब्लेंड बनाया और जो परफेक्ट ब्लेंड बना उसको हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं, कुछ फीचर सोशलिस्ट इकोनॉमी के होते हैं। और यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया गया वो दो ही बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। पहला था यहां पर एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा नेशनल इंटीग्रिटी। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रिटी पूरी तरह से हासिल हो सके, इन फ्रंट्स पे गवर्नमेंट को पूरी सक्सेस मिल सके और गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से कंप्लीट कर सके, इसके लिए दोस्त यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट इंडिया में आया। मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे? तो मिक्स्ड इकोनॉमी के कई फीचर थे। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट फीचर होता है दोस्त प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमी के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगी, इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से प्लान बनाए जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान कैसे काम करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान कैसे काम करेंगे, ये प्लानिंग कमीशन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी और नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तब उस समय उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, या आप ये भी कह सकते हैं कि पुराने प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से डिसमेंटल करके उन्होंने नया नीति आयोग बना दिया। लेकिन नीति आयोग आज भी वही काम करता है जो उस जमाने में प्लानिंग कमीशन किया करता था। प्लानिंग कमीशन इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिलाय अगर किसी पे करता था तो वो थे इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान। सबसे पहले इंडिया के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे और उन 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जाते थे, जिसको हम लोग कहते थे बजट। तो बजट अगले एक साल का जो गवर्नमेंट का प्लान होता है वैसे ही वो जो बजट बनता है, वो अपकमिंग 1 ईयर के लिए जो गवर्नमेंट का प्लान बनता है, वो गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग 5 ईयर प्लान है उनको ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो ये जो प्लान होते थे उसमें अगले 5 साल तक गवर्नमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे किस तरीके से काम होगा, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका क्या होगा, रवैया क्या होगा, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, कैसे प्रोसीड करेगी, गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, ये सारा 5 ईयर प्लान में होता था। 5 ईयर प्लान बनाने का एक एडवांटेज ये होता था कि यहां पर एक वाइड रेंज पॉलिसी बन जाती थी, एक लंबे समय के लिए एक पॉलिसी बन जाती थी और हमें उसी लंबे समय की पॉलिसी में एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करना आसान हो जाता था। इसीलिए 5 ईयर प्लान ज्यादा इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट हो गए। इन 5 ईयर प्लान के अंदर बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे कंसंट्रेट किया गया। जैसे पहले 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट किया गया ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। हम जितना अनाज खाते हैं कम से कम उतना तो हम खुद उगाएं, दूसरों से अनाज इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। फिर किसी 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट किया गया। फिर किसी 5 ईयर प्लान के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर कंसंट्रेट हुआ। फिर अगले 5 ईयर प्लान के अंदर फिर किसी 5 ईयर प्लान के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम हुआ। कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा से ज्यादा कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जा सकते हैं। दैट वाज ऑल द पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिकल फीचर। इसके बाद कई अलग अलग फ्रंट पे कानून बनाए गए, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो ये भी डिसाइड करना था कि प्राइवेट सेक्टर किन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर किन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में या किन इंडस्ट्रियल या किन सेक्टर के अंदर एंटर नहीं कर सकता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पर कौन से रिजर्व्ड सेक्टर होंगे, कौन से अनरिजर्व्ड सेक्टर होंगे, इनके लिए कुछ अलग अलग कानून बने। और इन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इन्हीं पॉलिसीज के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया यहां पर नेशनल इंटीग्रिटी का। नेशनल इंटीग्रिटी के ध्यान रखने का मतलब यहां पर यह है कि कई तरीके से यहां पर पहले तो डिफेंस पॉलिसीज बनाई गई।
डिफेंस पॉलिसी इसलिए बनाई गई ताकि हमें जो बाहर से थ्रेट मिल रही थी, कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, कभी इससे, कभी उससे, उन थ्रेट को ओवरकम किया जा सके, उनको ही बताया जा सके कि भैया हमारे हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं जिनके अंदर देशभक्ति जागती है। हालांकि आजकल हमारी देशभक्ति साल में सिर्फ 2 ही दिन जागती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। बाकी देखते हैं बाकी क्या करना है। उसके बाद यहां पर इन्होंने बहुत हद तक जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, कोहेसिवनेस चल रही थी, लड़ाई झगड़े और जो विरोधाभास चल रहा था, उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ डिसेंट्रलाइज करने का जो सिस्टम था, इसको भी इंप्लीमेंट किया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को अपने हाथ में रखने की बजाय उन्होंने सिक्योरिटी के मैटर को स्टेट को ट्रांसफर किया कि आप अपने राज्य में जैसा चाहें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल पीस ऑफ द स्टेट। So that was the basic structure of post independence policies. मैं post independent economic policy नहीं कह रहा हूं, that was the basic structure of the post independence policy in the given relevant background. आज के लेक्चर को दोस्त हम यहीं रोकेंगे सर। अगले लेक्चर के अंदर हमारी जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस हुए थे 1991 में और जो इफेक्टिव हुए थे 1992 से ड्यूरिंग द एरा ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह, हम वहां से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझना शुरू करेंगे और उस समय जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए थे इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तब तक दोस्त बाय बाय।